Good morning. Hello, everybody. In this session, we will discuss about the complement system. What is complement system? So, before we understand what is complement system, just remember that we have studied about antigens and antibodies in the previous sessions. So, antigen is something that enters the body एंड उसके रिस्पॉन्स में बॉडी एंटीबॉडी बनाता है और वो एंटीबॉडी एंटीजन से बाइंड करता है और सब्सिक्वेंटली कुछ स्टेप्स इम्यून सिस्टम लेता है वो एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए, यानी कि मेन पर्पस इज़ टू डिस्ट्रॉय द एंटीजन। तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनने के बाद कुछ सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं इम्यून सिस्टम में। वो सीरीज ऑफ इवेंट्स जो हैं दे आर ऑल इंटेंडेड टूवर्ड्स डिस्ट्रक्शन ऑफ द एंटीजन। आउट ऑफ ऑल दीज इवेंट्स वन ऑफ द इवेंट्स इज एक्टिवेशन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का काम क्या है कि वो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनने के बाद वो एक कैस्केड रिएक्शन चालू हो जाता है। उसमें वो सीरीज ऑफ रिएक्शंस होते हैं और एट द एंड ऑफ द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम रिएक्शन सम प्रोडक्ट इज़ ऑब्टेन्ड। दैट प्रोडक्ट इज़ यूजफुल टू द इम्यून सिस्टम फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ द पैथोजन। And at various levels of the chain reaction, several molecules will be released in the circulation and they will also participate in the inflammation process. Now what is complement? It is a system of proteins which are present in the circulation under normal circumstances also, and it is a highly regulated system, and complement system belongs to a group of such cascade mechanisms which are called triggered enzyme cascades, जिसमें कोएगुलेशन सिस्टम आ जाता है, फाइब्रिनोलाइटिक सिस्टम आ जाता है, काइनिन सिस्टम आ जाता है। इन सभी कैस्केड्स में ऐसा होता है कि हर एक स्टेप के रिएजेंट्स दे एक्ट एज एंजाइम फॉर द सब्सिक्वेंट स्टेप। ऐसे करते करते स्टेप बाय स्टेप कुछ रिएक्शंस होते हैं और रिएक्शंस के एंड में कोई प्रोडक्ट ऐसा आता है जो सिस्टम को यूज़फुल रहता है। और ड्यूरिंग द वेरियस स्टेप्स ऑफ द रिएक्शन ऑल्सो सम प्रोडक्ट्स कैन बी रिलीज्ड विच आर बेनिफिशियल फॉर द सिस्टम। जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की? तो दे आर नॉन स्पेसिफिक सीरोलॉजिकल रिएजेंट एंड दे आर प्रेजेंट इन मैन एज वेल एज वेरियस अदर मैमल्स इन द सर्कुलेशन, and there are about 30 serum proteins in the complement system and they constitute about 5 to 10% of serum proteins. Complement are heat labile, means when you heat them at 56 degrees Celsius for half an hour, then the complement get inactivated, and this property of complement getting inactivated at 56 degrees Celsius for half an hour is used in the complement fixation test. तो ये पॉइंट खाली याद रखना कि हीट लेबाइल होते हैं कॉम्प्लीमेंट और उनकी ये प्रॉपर्टी अपन CFT यानी कि कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट में यूज़ करेंगे। कॉम्प्लीमेंट का फिक्सेशन मतलब क्या? फिक्सेशन को बाइंडिंग भी बोल सकते हैं और कंजम्पशन भी बोल सकते हैं। तो फिक्सेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट मतलब कैसे वो स्टार्ट होता है उसका एक्शन। और एंटीजन एंटीबॉडी जब कॉम्प्लेक्स बनता है तो एंटीबॉडी का जो वाई शेप स्ट्रक्चर होता है उस वाई शेप स्ट्रक्चर में पीछे जो वाई का लिम्ब है वो FC पोर्शन बोलते हैं उसको, और वो FC पोर्शन पे कॉम्प्लीमेंट बाइंड करेगा और वहाँ से फिर सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन स्टार्ट होगा। इन दिस फिगर यू कैन सी एंटीजन है, फिर एंटीबॉडी है और कॉम्प्लीमेंट है, तीन चीज़ है। तब एंटीजन एंटीबॉडी दोनों जब बाइंड हुए तब एंटीबॉडी का जो FC पोर्शन है वो ओपन हो जाता है और उस FC पोर्शन पे कॉम्प्लीमेंट बाइंड करता है और वहाँ से फिर कॉम्प्लीमेंट का कैस्केड स्टार्ट होता है। तो ये कॉम्प्लीमेंट विदाउट एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन वो एक्टिवेट नहीं होगा। नॉर्मली सर्कुलेशन में अगर एंटीबॉडीज़ घूम रहे हैं और कॉम्प्लीमेंट भी घूम रहा है तो कॉम्प्लीमेंट वो एंटीबॉडी के FC पोर्शन पे बाइंड नहीं करेगा। वो बाइंड तभी करता है जब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है, वहीं से वो ट्रिगर होता है। नाउ व्हाट इज़ कॉम्प्लीमेंट सिंथेसाइज्ड, आई मीन वेयर इज़ कॉम्प्लीमेंट सिंथेसाइज्ड? तो जनरली हिपैटोसाइट्स इन द लिवर दे सिंथेसाइज कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स। उसके अलावा ब्लड मोनोसाइट्स, टिश्यू मैक्रोफेजेस और एपिथेलियल सेल्स ऑफ द GI ट्रैक्ट दे आल्सो सिंथेसाइज सम पोर्शंस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम? इट्स फंक्शन इज़ टू एम्पलीफाई द इम्यून रिस्पॉन्स। ये पिरामिड है, पिरामिड को इसलिए रखा है कि जो टिप ऑफ द पिरामिड है आप देखो तो वो बहुत नैरो है, ठीक है। फिर जैसे जैसे टिप से डाउनवर्ड जा रहे हैं तो वैसे वैसे एक्सपेंड हो रहा है और एट द एंड एट द बॉटम मोस्ट एरिया काफ़ी एक्सपेंडेड एरिया है। तो वैसे ही कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में भी ऐसा होता है कि जब वो चेन रिएक्शन स्टार्ट होता है तब थोड़े से ही मॉलिक्यूल्स होते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप में नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे, उसके नेक्स्ट स्टेप में और मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे,
ऐसे करते करते बढ़ते बढ़ते जब कॉम्प्लीमेंट का जो कैस्केड पूरा होता है तब अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर जनरेटेड। तो ऐसे वो रिस्पॉन्स एम्पलीफाई होता है, यानी कि थोड़े से मॉलिक्यूल से स्टार्ट होके लैक्स एंड करोड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड में बन जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का कुछ डेजिग्नेशन करने का मेथड है, नोमेनक्लेचर है। दिस सीरम प्रोटीन्स दे विच पार्टिसिपेट इन द कैस्केड रिएक्शन, दे आर गिवन द लेटर C फॉर डेजिग्नेशन, C, और C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, ऐसे 9 कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स हैं जो उस चेन में पार्टिसिपेट करते हैं। इन C1 to C9 के अलावा दूसरे भी पोर्शंस हैं जैसे रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं, लेकिन जो चेन में पार्टिसिपेट करते हैं वो C1 से C9 तक हैं। एंड दे वर गिवन नंबर्स C1 to C9 इन द ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी। कोई भी C1 से C9 का कोई भी मॉलिक्यूल है, उसके अगर पार्ट्स होते हैं तो वो पार्ट्स को स्मॉल लेटर्स से डेजिग्नेट करते हैं। जैसे कि C1 के 3 पोर्शंस बनते हैं तो उन तीनों को Q, R और S कहा जाता है, C1Q, C1R और C1S। फिर कुछ कॉम्प्लीमेंट मॉलिक्यूल्स हैं जिनके 2 पोर्शंस बनते हैं, जैसे C4 है उसका C4A, C4B, C2 है उसका C2A, C2B बनता है, C3 है उसका C3A, C3B। तो 3A और B, ये स्मॉल लेटर A और B आर ऑल्सो यूज फॉर डेजिग्नेटिंग द पार्ट्स ऑफ द कॉम्प्लीमेंट मॉलिक्यूल्स। फिर जो एक्टिव कॉम्प्लीमेंट मॉलिक्यूल है उसमें ऊपर बार साइन लगा देते हैं, C1 बार इज़ द एक्टिव C1 मॉलिक्यूल, और इनएक्टिव में आगे I लगा देते हैं। तो C3I इज़ एन एग्जाम्पल के इनएक्टिव C3 मॉलिक्यूल। फिर एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट है विच कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट इज़ मैक्सिमम in the circulation under normal conditions. So C3 is in the maximum quantity under normal conditions, and which complement component is in the lowest quantity in the circulation. So C2 is in the lowest quantity. So remember these 2 points as objective, which can be helpful in the MCQs. C3 maximum and C2 lowest concentration. Cascade मतलब क्या? The cascade is a reaction in which products of one reaction आर एंजाइमेटिक कैटलिस्ट ऑफ द नेक्स्ट। कॉम्प्लीमेंट के जो पाथवेज हैं वैसे टोटल देर आर 3 पाथवेज, क्लासिकल पाथवे, ऑल्टरनेटिव पाथवे और लेक्टिन पाथवे। और तीनों पाथवेज में एक पॉइंट कॉमन है, C3 का एक्टिवेशन। C3 का एक्टिवेशन होता है, उसके बाद के जो स्टेप्स होते हैं वो तीनों पाथवेज में सेम रहते हैं, लेकिन C3 एक्टिवेशन के पहले के स्टेप्स वो तीनों पाथवेज में अलग अलग हैं। अभी सभी पाथवेज में पहले तो वो पाथवेज को ट्रिगर करना पड़ेगा, यानी कि एक्टिवेशन होगा पाथवे का, उसके बाद वो पाथवे रन करेगा, उसमें स्टेप्स होंगे और वो स्टेप्स होंगे, उसके बाद उसका कुछ आउटपुट आएगा जो सिस्टम को, इम्यून सिस्टम को हेल्प करेगा। यानी कि फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग वी कैन डिवाइड इट इनटू 3 कंपोनेंट्स। वन इज़ ट्रिगर मीन्स एक्टिवेशन, फिर स्टेप्स ऑफ द रिएक्शन और लास्ट में द आउटकम्स ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो ट्रिगर कैसे होता है? तो तीनों पाथवे से, क्लासिकल पाथवे, ऑल्टरनेटिव पाथवे और लेक्टिन पाथवे, तीनों में ट्रिगर अलग अलग तरीके से होता है। क्लासिकल पाथवे में एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज़ द ट्रिगर। तो एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बनता है, तो वहाँ पे एंटीबॉडी के FC पोर्शन में कॉम्प्लीमेंट बाइंड करता है और वहाँ से उसका स्टेप्स चालू होता है। तो नॉर्मली क्लासिकल पाथवे में एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स इज़ द ट्रिगर, पर इसके अलावा लेस कॉमनली अदर एक्टिवेशन मॉलिक्यूल्स कैन ऑल्सो एक्टिवेट द क्लासिकल पाथवे लाइक हेपेरिन, DNA, C reactive protein, mycoplasma, some retroviruses एक्सेट्रा। फिर सेकंड पाथवे अल्टरनेटिव पाथवे। तो अल्टरनेटिव पाथवे कैसे एक्टिवेट होता है? तो उसमें एंटीबॉडी का रोल नहीं आता है, तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन से अल्टरनेटिव पाथवे एक्टिवेट नहीं होता, वो कुछ मॉलिक्यूल्स, दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं उनसे एक्टिवेट होता है, जैसे कि एंडोटॉक्सिन्स हैं, लिपोपॉलीसैकेराइड्स हैं जो बैक्टीरिया में होते हैं उनसे, फिर इम्यूनोग्लोबुलिन A, इम्यूनोग्लोबुलिन D उससे भी एक्टिवेट होता है, कोबरा वेनम से एक्टिवेट होता है, फिर जाइमोसैन करके एक मॉलिक्यूल है उससे भी एक्टिवेट होता है। तो अल्टरनेटिव पाथवे के एक्टिवेशन मॉलिक्यूल्स ये सारे हैं, एंडोटॉक्सिन, लिपोपॉलीसैकेराइड्स एक्सेट्रा। और तीसरा पाथवे है लेक्टिन पाथवे। तो लेक्टिन पाथवे कैसे ट्रिगर होता है? तो सर्कुलेशन में जो लेक्टिन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बैक्टीरियल सरफेस के कुछ मैनोस बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं, उनके साथ जब अटैच करता है लेक्टिन
तो फिर वो लेक्टिन पाथवे ट्रिगर हो जाता है। तो तीनों पाथवेज का ट्रिगर मैकेनिज़्म अलग अलग है, क्लासिकल, अल्टरनेटिव और लेक्टिन पाथवे। ऑल थ्री पाथवेज हैव डिफरेंट मैकेनिज़म्स ऑफ एक्टिवेशन। और आफ्टर एक्टिवेशन वो कास्केड चलता है, तो वो उसमें स्टेप्स ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं। तो फर्स्ट इज़ क्लासिकल पाथवे। इन द क्लासिकल पाथवे, लेट अस नॉट रीड द टेक्स्ट, वी विल डायरेक्टली हैव अ लुक एट द फिगर्स। क्लासिकल पाथवे में सबसे पहले C1 एक्टिवेशन होता है। C1 के 3 पोर्शंस हैं, Q, R और S। तो सबसे पहले C1Q है, वो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स से बाइंड करेगा। यू कैन सी इन दिस फिगर, बैक्टीरियल सरफेस पे वो ग्रीन कलर के एंटीजन्स हैं, उसमें ये ब्लू कलर का एंटीबॉडी बाइंड किया हुआ है, और एंटीबॉडी का जो FC पोर्शन है वहाँ पे C1Q बाइंड किया। ये C1Q बाइंडिंग करने से C1Q एक्टिवेट हो जाता है, और वो एक्टिवेटेड C1Q C1R को एक्टिवेट करता है। तो C1R एक्टिवेट हो जाता है, वो फिर C1S को एक्टिवेट करता है, और C1S एक्टिवेट होने के बाद वो सब्सिक्वेंटली C4 और C2 को एक्टिवेट करता है। C4 के 2 पीसेस हो जाते हैं, C4A, C4B। उसमें C4A सर्कुलेशन में चला जाता है और कुछ और रोल प्ले करता है, C4B वहीं पे रह जाता है। फिर C2 के भी 2 पोर्शंस होते हैं, C2A, C2B। C2A will stay there and C2B will go into the circulation. So now the complex will be formed C4B2A, और ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है C4B2A, it acts as an enzyme for activation of C3। तो C4B2A को बोलते हैं C3 कन्वर्टेस। इससे C3 एक्टिवेट होता है, और जब C3 मॉलिक्यूल एक्टिवेट होता है तो C3 के भी 2 पीसेस हो जाते हैं, C3A, C3B। उसमें C3A वो भी सर्कुलेशन में चला जाता है और C3B वहीं रह जाता है। तो उसमें से बनता है C4B, C2A, C3B कॉम्प्लेक्स, C4B 2A 3B कॉम्प्लेक्स। ये फिगर देखो, ये फिगर में C4 के 2 पीसेस हुए, C4A, C4B, C2 के 2 पीसेस हुए, C2A, C2B, बराबर। तो C4B 2A कॉम्प्लेक्स बना, उसने C3 को एक्टिवेट किया, और C3 में से C3B अटैच हुआ उधर, तो C4B 2A 3B कॉम्प्लेक्स बना। वो 4B 2A 3B कॉम्प्लेक्स है, वो C3 के और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट करता है, तो C3 की संख्या एकदम बढ़ जाती है। और C4B 2A 3B कॉम्प्लेक्स वो उसको बोलते हैं C5 कन्वर्टेस, वो C5 को एक्टिवेट करेगा। और C5 एक्टिवेट होता है तो C5 के 2 पोर्शंस बनते हैं, C5A, C5B। C5A चला जाएगा सर्कुलेशन में, वो एनाफिलाटॉक्सिन है, और C5B वहाँ पे रहेगा, और C5B के बाद C6, C7, C8 और C9 वो भी सब्सिक्वेंटली एक्टिवेट होंगे। तो C5 से लेके C9 तक ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, इन सब का एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, उसको बोलते हैं मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, और MAC। ये C5 to C9 का कॉम्प्लेक्स जो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स है, वो बैक्टीरियल सरफेस, सेल सरफेस पे जाके बाइंड करेगा, और वह बैक्टीरियल सेल सरफेस पे होल्स ड्रिल कर देगा। इट विल ड्रिल होल्स इन द बैक्टीरियल सेल्स, और वो होल्स की वजह से क्या होगा कि बैक्टीरियल सेल के अंदर से वाटर और इलेक्ट्रोलाइट सारा निकल जाएगा। ठीक है, ये देखो, ये फिगर में लास्ट में मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स दिखाया है, और मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स क्या कर रहा है, तो बैक्टीरियल सेल के अंदर होल्स ड्रिल कर रहा है। ऐसे अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें तो ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स ने बैक्टीरियल सेल के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे पोर्स कर दिए, और वो छोटे छोटे पोर्स की वजह से बहुत सारा वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब लॉस हो जाएगा, और बैक्टीरियल सेल इम्बैलेंस हो जाएगा, इम्बैलेंस होके वो रप्चर हो जाएगा। तो ऐसे बैक्टीरियल सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स ने क्या किया, उसने बैक्टीरियल सेल को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो अपन ने जब कॉम्प्लीमेंट कैस्केड स्टार्ट किया था, वो C1Q से चालू हुआ था क्लासिकल पाथवे, C1Q, R, S, बाद में C4 और C2 स्प्लिट हुए, फिर C3 एक्टिवेट हुआ, फिर C5 एक्टिवेट हुआ, फिर C6, 7, 8, 9। तो सीक्वेंस में अलग अलग कॉम्प्लीमेंट मॉलिक्यूल्स एक्टिवेट हुए, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कीप्स इंक्रीजिंग इन एवरी सब्सिक्वेंट स्टेप। तो समझो 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ C3 है, तो वो 1000 मॉलिक्यूल्स ऑफ C5 को एक्टिवेट करेंगे। फिर C5 के बाद नेक्स्ट C6 के स्टेप में 1 लाख मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। ऐसा करते करते नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज़ होगा,
और एट द एंड एक बहुत बड़ी आर्मी ऑफ मोलिक्यूल्स विल बी अवेलेबल विच विल बी रेडी फॉर फाइटिंग अगेंस्ट द पैथोजन। और ड्यूरिंग दिस कैस्केड वेरियस मोलिक्यूल्स आर रिलीज इन द सर्कुलेशन, जैसे कि C3 में से C3A सर्कुलेशन में गया, C4A गया, C5A गया। तो ये सब क्या रोल प्ले करते हैं? तो C3A, C4A, C5A ये सब एनाफाइलाटॉक्सिन्स हैं। एनाफाइलाटॉक्सिन मतलब वो एनाफाइलैक्सिस होता है ना, जिसमें इम्यूनोग्लोबुलिन E पार्टिसिपेट करता है, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो उसमें वैस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ जाती है और इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होता है। तो जनरली एनाफाइलैक्सिस में इम्यूनोग्लोबुलिन E पार्टिसिपेट करता है, पर ये जो C3A, C4A, C5A करते हैं उसमें IgE का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, इसलिए उनको बोलते हैं एनाफाइलाटॉक्सिन्स। और इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस उससे एक्टिवेट होता है, इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। C2 भी है, वो वैस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ाता है। तो सम आर एनाफाइलाटॉक्सिन, सम इंक्रीज द वैस्कुलर परमेबिलिटी। तो ऐसे अलग अलग मॉलिक्यूल जो कैस्केड में निकल रहे हैं, सब कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट कर रहे हैं इम्यून सिस्टम के मैकेनिज़म्स में। और लास्ट में जो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बन रहा है, वो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बैक्टीरिया के सरफेस पे जाके होल्स ड्रिल कर देता है, जिससे बैक्टीरिया लाइस हो जाते हैं। सो अल्टीमेटली क्लासिकल पाथवे में अपन ने क्या देखा कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स निकले, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स बढ़ते गए, और इन सब का अल्टीमेट टारगेट है कि इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन करने का, वैस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ाने का, कीमोटैक्सिस करने का, बैक्टीरिया का लाइस करने का, ऑप्सोनाइजेशन करने का, ऐसे मल्टीपल एक्शंस होते हैं। तो जैसे हमने क्लासिकल पाथवे देखा, वैसे ऑल्टरनेटिव पाथवे में एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स से ट्रिगर नहीं होता। देयर आर सम अदर मॉलिक्यूल्स विच विल ट्रिगर दिस पाथवे एज वी सॉ प्रीवियसली, जैसे कि लिपोपॉलीसैकेराइड्स और एंडोटॉक्सिन्स होते हैं बैक्टीरियल सेल में, कोब्रा वेनम है, इम्यूनोग्लोबुलिन A है, इम्यूनोग्लोबुलिन D है, ये सब अल्टरनेटिव पाथवे को एक्टिवेट करते हैं। और अल्टरनेटिव और लेक्टिन पाथवे का इंपॉर्टेंस क्या है कि वो फर्स्ट एक्सपोजर जो होता है एंटीजन का, तब ये दोनों पाथवेज काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि जब फर्स्ट एक्सपोजर होता है एंटीजन का, तब एंटीबॉडीज़ तो हमारे पास है नहीं, तो यानी कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन वाला स्टेप हो नहीं सकता, यानी कि क्लासिकल पाथवे एक्टिवेशन हो नहीं सकता। लेकिन फर्स्ट एक्सपोजर के समय ये सब अवेलेबल हैं, अल्टरनेटिव और लेक्टिन पाथवेज, तो दे कैन पार्टिसिपेट इन डिस्ट्रक्शन ऑफ द एंटीजन्स। अल्टरनेटिव पाथवे का कैस्केड देखें, इसमें थोड़े अलग मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे क्लासिकल में C1, C4, C2 पार्टिसिपेट कर रहे थे, वो सब क्लासिकल पाथवे में पार्टिसिपेट नहीं करते। अल्टरनेटिव पाथवे में पार्टिसिपेट नहीं करते। अल्टरनेटिव पाथवे में C3 है, C5 है, 6, 7, 8, 9, यानी कि C1, C4 और C2 ये तीनों अल्टरनेटिव पाथवे में पार्टिसिपेट नहीं करते। और इसमें कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे कि फैक्टर B, फैक्टर D और प्रोपरडिन, दे विल पार्टिसिपेट इन द अल्टरनेटिव पाथवे। तो अल्टरनेटिव पाथवे में C3 एक्टिवेशन, जिसमें से C3A और C3B बने, और C3B जो बनते हैं वो फैक्टर B को एक्टिवेट करते हैं। फैक्टर B में से भी दो पोर्शन बनते हैं, BA और BB। BA विल गो इनटू द सर्कुलेशन और BB विल स्टे देयर। इन द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर D ये प्रोसेस होता है, तो C3B BB कॉम्प्लेक्स बनता है, और उसमें प्रोपरडिन करके मॉलिक्यूल है वो अटैच हो जाता है, तो फिर कॉम्प्लेक्स बन जाता है C3B BBP, और ये कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं C3 कन्वर्टेस। ये C3 को एक्टिवेट, फर्दर C3 मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट करता है। फर्दर C3 में से C3A C3B बनेगा। C3A विल गो इनटू द सर्कुलेशन एज एन एनाफाइलाटॉक्सिन, एंड C3B will further bind with this complex and form C3B BBP3B, और उस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं C5 कन्वर्टेस। वो C5 कन्वर्टेस C5 को एक्टिवेट करेगा, फिर C6, C7, C8, C9, फर्दर स्टेप्स आर सेम एज द क्लासिकल पाथवे। तो इन द अल्टरनेटिव पाथवे थोड़े फैक्टर्स अलग हैं, एक तो C1, C4, C2 पार्टिसिपेट नहीं करते, दूसरा फैक्टर B, फैक्टर D और प्रोपरडिन पार्टिसिपेट करते हैं, और तीसरा मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स सेम ही होगा जैसे क्लासिकल पाथवे में बनता है। ठीक है, C3 एक्टिवेशन के बाद के स्टेप्स सेम रहते हैं।
अब ये जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स निकलते हैं ये पाथवेज में, जैसे C3 में से C3A है और C3B है, तो C3B भी ऑप्सोनाइजेशन का काम करता है और बाइंड भी करके कैस्केड को फर्दर ले जाता है। C3A एनाफेलाटॉक्सिन है, वैसे C5A भी एनाफेलाटॉक्सिन है, ठीक है। ऐसे अलग अलग मॉलिक्यूल्स जो रिएक्शन में निकलते हैं, दे ऑल हैव सम और द अदर रोल टू प्ले इन द इम्यून मैकेनिज्म। व्हेन यू कीप ऑल द 3 पाथवेज टुगेदर इन वन पेज, उसको डायग्रामेटिकली आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो क्लासिकल पाथवे में एंटी एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स से स्टार्ट हुआ, C1 C4 C2 पार्टिसिपेशन, फिर C3 कन्वर्टेज बना जिससे C3 एक्टिवेशन हुआ। अल्टरनेटिव पाथवे में पैथोजन सरफेस में लिपोपॉलीसेकेराइड और एंटीटॉक्सिन वगैरह से C3 एक्टिवेशन, फैक्टर बी और फैक्टर डी पार्टिसिपेटिंग, प्रोपार्डिन पार्टिसिपेटिंग। और मैनोस बाइंडिंग पाथवे जो है यानी कि लेक्टिन पाथवे जो है, उसमें मैनोस बाइंडिंग लेक्टिन बाइंड्स टू द मैनोस ऑन द सरफेस ऑफ पैथोजन, और वहाँ से C4 C2 भी पार्टिसिपेट करते हैं और C3 कन्वर्टेस होता है एक्टिवेट। फिर आगे के स्टेप्स सब में सेम है। तो जो टर्मिनल कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स हैं C5 to C9, दे आर द मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स विच लीड्स टू लाइसिस ऑफ द पैथोजन। और C3B है वो ऑप्सोनिन है, C3A C5A हैं वो मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन है, एनाफेलाटॉक्सिन्स हैं। ये तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ने अल्टीमेटली किया क्या, तो उसने चेन रिएक्शन किया। चेन रिएक्शन करके उसने लास्ट में मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाया जो पैथोजन को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसने बहुत सारे केमिकल मीडिएटर्स रिलीज़ किए सर्कुलेशन में जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ऐसे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में इम्यून सिस्टम में पार्टिसिपेट किया और उसका इन्वॉल्वमेंट इम्यून सिस्टम के अलग अलग सेल्स के साथ है। टी सेल, बी सेल, डेंड्राइटिक सेल्स, मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल्स, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल, सबसे वो इंटरेक्ट करता है। और इम्यून सिस्टम के जो फंक्शंस हैं उसमें complement participate in many functions of the immune system. You can divide its functions into 3 categories. One is in the innate immunity, one is in the disposal system, and one is in the adaptive immunity. Innate immunity में complement system का क्या रोल है, तो ऑप्सोनाइजेशन, लाइसिस ऑफ पैथोजेंस, कीमोटैक्सिस, इन्फ्लेमेशन, सेल एक्टिवेशन, इन सब में कॉम्प्लीमेंट पार्टिसिपेट करता है। डिस्पोजल सिस्टम में क्या फंक्शन है, क्लियरेंस ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्सेस एंड एपोप्टोटिक सेल्स, जो भी डेब्रिस बनता है इम्यून कॉम्प्लेक्स और एपोप्टोटिक सेल्स का, उस सबको क्लियर करने के लिए भी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पार्टिसिपेट करता है। फिर एडेप्टिव इम्यूनिटी में क्या रोल है, तो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स इंक्रीज़ करने का, बी सेल्स को एक्टिवेट करने का, टी सेल्स को एक्टिवेट करने का, और सेल्फ रिएक्टिव बी सेल्स को एलिमिनेट करने का, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी बढ़ाने का, ये सारे रोल कॉम्प्लीमेंट प्ले करता है। सो कॉम्प्लीमेंट हैज़ role in innate immunity, role in acquired immunity, and also role in the disposal system. जो सेंट्रल मॉलिक्यूल है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का वो है C3, क्योंकि C3 एक्टिवेशन इज़ कॉमन टू ऑल द 3 पाथवेज और सब्सिक्वेंट स्टेप्स आगे के सेम रहते हैं तीनों पाथवेज में। तो जो सेंट्रल मॉलिक्यूल है C3, उसके भी 2 पोर्शंस हैं, C3A और C3B। C3A क्या है, वो एनाफेलाटॉक्सिन है, जाके इन्फ्लेमेशन में कंट्रीब्यूट करेगा। और C3B क्या है, वो ऑप्सोनिन है, ऑप्सोनाइजेशन करता है। ऑप्सोनाइजेशन मतलब क्या, उसको सिंपल वर्ड्स में करें तो ऑप्सोनाइजेशन मतलब कोई खाने की चीज़ है, उसके ऊपर थोड़ा टॉपिंग वॉपिंग लगा दो, उसको थोड़ा टेस्टी कर दो तो खाने में मज़ा आता है। वैसे जो पैथोजेंस हैं उसके सरफेस पे C3B जब लग जाता है तो C3B लगने से वो ज़्यादा टेस्टी हो जाते हैं पैथोजेंस, और फेगोसाइड्स उनको बहुत इजीली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड ऑप्सोनाइजेशन, मेकिंग थिंग्स ईजियर फॉर द फेगोसाइड्स टू कंज्यूम। अब कॉम्प्लीमेंट पाथवे जो है इसमें 1-2 मॉलिक्यूल से चालू होगा और कितने लाखों मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे लास्ट में, तो बहुत सारे हाई क्वांटिटी में मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। तो समझो लाखों की मात्रा में बैक्टीरिया आए सर्कुलेशन में, तो सामने आपके पास भी लाखों की मात्रा में आर्मी चाहिए उनसे लड़ने के लिए। तो लैक्स ऑफ मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स विल बी फॉर्म, plenty of C3A C5 will be released in the circulation. तो ऐसे to fight against the pathogen which has entered the body in high quantity, lot of complement molecules will be formed. But now to what extent they should be formed, there has to be a limit, क्योंकि अगर
वो बैक्टीरियाज को डिस्ट्रॉय कर दिया और उसके बाद भी कॉम्प्लीमेंट के मॉलिक्यूल्स बनते रहेंगे तो वो कहीं हमारे सेल्फ टिश्यूज़ को डैमेज करना शुरू कर देंगे। तो उसका प्रोडक्शन को भी स्टॉप करना पड़ेगा। जहाँ पे रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है वहाँ पे फिर उसका प्रोडक्शन स्टॉप करने का। तो उसके लिए रेगुलेटर्स चाहिए। ऐसे बॉडी में हर एक मैकेनिज़्म में रेगुलेटर्स होते हैं, कुछ फैक्टर्स जो उसको एक्टिवेट करते हैं और कुछ फैक्टर्स जो इनिबिट करते हैं। तो ये एक्टिवेटर्स और इनिबिटर्स का सबका मिला जुला के जो इफ़ेक्ट होता है वो उसको रेगुलेट करता है। तो यानी कि जितनी मात्रा में चाहिए, जब तक चाहिए, उस हिसाब से वो सिस्टम काम करता है। और जब रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो जाती है तो मॉलिक्यूल्स का प्रोडक्शन बंद हो जाता है। तो उसके लिए कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में भी कुछ रेगुलेटर्स अवेलेबल हैं, जैसे कि C1 इनिबिटर, फैक्टर H, फैक्टर I, फैक्टर P। फिर 2 सर्कुलेटरी प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन S और SP40। फिर कुछ रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं जो सेल मेम्ब्रेन्स में होते हैं, जैसे DK एक्सेलरेटिंग फैक्टर, होमोलगस रेस्ट्रिक्शन फैक्टर, मेम्ब्रेन को फैक्टर प्रोटीन, ये सब। तो इन सब का रोल क्या है कि जहाँ ज़्यादा हो रहा है तो उसको स्टॉप करके बैलेंस करना, और जहाँ कम हो रहा है वहाँ पे एक्टिवेट करके बढ़ाना। और अल्टीमेटली अगर 10 लाख मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत है तो 10 लाख मॉलिक्यूल्स ही बने, इस चीज़ का ध्यान रखना। उससे ज़्यादा ना बन जाए और उससे कम ना बने। तो हमको रिक्वायरमेंट जितनी है उतने मॉलिक्यूल्स बने, इसके लिए रेगुलेटर्स होते हैं। अब टोटल इफ़ेक्ट्स को आप समराइज़ कर सकते हो कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं। तो बैक्टीरियोलाइसिस, साइटोलाइसिस, वायरस को न्यूट्रलाइज कर सकता है वो। एनाफिलैक्टोक्सिन्स आर रिलीज, C3A, C4A, C5A। इम्यून एडहेरेंस, ऑप्सोनाइजेशन, कीमोटैक्सिस, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ऑटो इम्यूनिटी, एंडोटॉक्सिक शॉक। These are various effects of the complement system। इसमें बहुत सारे बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स होते हैं जो पैथोजन से लड़ने में काम आते हैं। थोड़े साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं अगर बैलेंस बिगड़ गया तो, जैसे कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन और ऑटो इम्यूनिटी। तो एक डायग्रामेटिकली आप कॉम्प्लीमेंट के अलग अलग मॉलिक्यूल्स को ड्रॉ करके उनके जो इफ़ेक्ट्स हैं इम्यून सिस्टम में, इम्यूनिटी में, उनको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। कहीं वैस्कुलर एंडोथेलियल परमेबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, कहीं कीमोटैक्सिस हो रहा है, कहीं मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बन रहा है, कहीं एनाफिलिक टॉक्सिन्स रिलीज़ हो रहे हैं। ऐसे अलग अलग स्टेप्स हैं, उन सबको आप एक फ़ोटोग्राफ के रूप में डिपिक्ट कर सकते हो। C3A, C5 एनाफिलिक टॉक्सिन्स, और वो बहुत सारे सेल्स को टारगेट करते हैं। दे इंटरेक्ट विद ग्रैनुलोसाइट्स, मास्ट सेल्स, बी सेल्स, टी सेल्स, मोनोसाइट्स एक्सेट्रा। और कॉम्प्लीमेंट की डेफिशिएंसी अगर हुई तो इट कैन लीड टू सेवरल डिजीज़ेस, क्योंकि नॉर्मल फंक्शनिंग कॉम्प्लीमेंट सिस्टम मतलब इट प्रिवेंट्स एनी एंटीजन फ्रॉम लॉजिंग इन द बॉडी एंड कॉजिंग सम डिस्टर्बेंस। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम अगर नॉर्मली फंक्शन करेगा तो वो बैक्टीरिया वगैरह है वो बॉडी में कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में कुछ डेफिशिएंसी हुई तो फिर पर्सन इज़ becoming more susceptible to various diseases because उसका immune mechanism weak हो गया। तो some examples are given in your books, जैसे कि systemic lupus erythematosus can occur because of complement deficiency of C1Q, C1R, C1S, C2 and C4। respiratory tract infection की susceptibility बढ़ जाती है अगर MBL की deficiency हो, mannose binding lectin की deficiency हो। फिर फैक्टर H की डेफिशिएंसी होने से एटिपिकल हेमोलाइटिक सिंड्रोम हो सकता है। C1 इनिबिटर डेफिशिएंसी की वजह से हेरिडिटरी एंजियोइडीमा हो सकता है। पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हेमोग्लोबिनूरिया कैन ऑकर बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ डीके एक्टिवेटिंग फैक्टर एंड CD59। ऐसे वेरियस डेफिशिएंसी कंडीशंस हैव बीन गिवन इन द बुक्स कि डिफरेंट कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट डेफिशिएंसीज कैन लीड टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीज कंडीशंस। And that completes the complement system। We just quickly revise in a minute। तो एक तो it is a group of serum proteins जो नॉर्मली इनएक्टिव पड़े रहते हैं सर्कुलेशन में, लेकिन जब रिक्वायरमेंट आती है तब वो एक्टिवेट हो जाते हैं और they lead to lot of molecules which will have some role in the immune system to play to destroy the pathogens। और 3 टाइप के पाथवेज हैं, क्लासिकल, ऑल्टरनेटिव और लेक्टिन पाथवे। तीनों का ट्रिगर मैकेनिज़्म अलग अलग है। तीनों के पाथवेज में C3
के एक्टिवेशन के बाद के स्टेप सेम है, उसके पहले के स्टेप्स तीनों में अलग अलग हैं। और ये कॉम्प्लीमेंट के जो कैस्केड्स हैं ये सब इम्यून सिस्टम में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। अल्टीमेटली पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करने का पर्पस है। वी मस्ट हैव अ बिग आर्मी विद अस। इफ़ द बैक्टीरिया दे हैव सो मेनी विरुलेंस फैक्टर्स लाइक हेमोलाइसिन, साइटोलाइसिन, टॉक्सिन, ये वो सब, तो हमारे पास भी कोई बड़ी आर्मी होनी चाहिए उनसे लड़ने के लिए, तो उसमें ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पार्टिसिपेट करता है। विद दिस वी एंड दिस सेशन। थैंक यू।